हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हमने जिस तरीके से पिछले वाले लेक्चर्स में एक लेक्चर था हमारा जिसमें हमने पूरे टेंस समझ लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमने वो हिंदी में समझे थे। अब आज हम उनको इंग्लिश में समझने वाले हैं, ठीक है। सो पहला वाला टेंस हम समझेंगे आज सिर्फ, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको मतलब पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ऐसा अनिश्चित वर्क जो कि हम करते हैं जनरली, वो होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, जिसमें हम हमारी हैबिट्स बताते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले हम एक्चुअली ये देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी डू, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि डज क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए रुकिएगा थोड़ा सा। तो देखते हैं पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ये वो मेन स्ट्रक्चर है जो कि आप हमेशा कोई सा भी सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर। देखते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका नॉर्मली स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर एक और एडिशनली चीज़ आती है, क्या, मेन वर्ब के साथ में आपका क्या लगता है, मेन वर्ब के साथ में आपका लगता है एस या फिर ई एस, ठीक है था। लेकिन हमको फिर पता चला कि अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये इसमें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर एक हेल्पिंग वर्ब को इनिशिएट किया, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आए जहाँ से हमको पता चल जाए कि हाँ पर्टिकुलरली सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो अब हम आज देखने वाले हैं कि इसमें डू का कॉन्सेप्ट क्या है और डज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कोई सा भी हम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, यही सेंटेंस आप इंग्लिश में बताना चाहते हो, तो अब इंग्लिश में इसको किस तरीके से बनाएंगे हम। इंग्लिश में देखिए, अब सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट के तौर पर हम क्या लिख लेंगे, आई, ठीक है। अब ये डू लिख लेते हैं हम। मेन वर्ब में क्या है, ईट एंड फूड, ठीक है। अब क्या ये सेंटेंस सही है, एक्चुअली ये सेंटेंस अभी सही नहीं है, एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में से डू को हटाना पड़ेगा। वाई, द मेन रीजन इज दैट कि जब आप इसमें डू लगा देते हो तो ये सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपने जो काम किया है वो काम में आपने अलग से दिखा दिया कि मैं ये काम करता हूँ। मतलब कि आप खाना खाते हो ये बोल दिया आपने, तो आप अलग से क्यों दिखाओगे कि आप खाना करते हो, मतलब कि आप पानी पीना का जो काम है वो करते हो, ये अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आई ईट फूड, ना कि आई डू ईट फूड। समझ में आया। जिसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो खाना खाने का काम है वो मैं नहीं करता हूँ, तो वो नहीं आप शो करने के लिए नॉट लगा देते हो। साथ ही साथ नहीं करने के लिए आप क्या लिखते हो, डू नॉट लिखते हो। सो डू नॉट आपका दिखाता है कि आप वो काम नहीं करते हो, ठीक है। सो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आपका, पहला वाला सेंटेंस तो यही बनेगा। देन अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हम अलग से दिखा रहे हैं कि कोई सा भी, मान लो कोई सा भी काम है, कोई सा भी काम है, कोई सा भी वर्क है, तो मैं वो वर्क को नहीं करता हूँ। और अगर नहीं करता हूँ तो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना को आप शो कर रहे हो कैसे, डू नॉट के थ्रू, ठीक है। तो ये डू नॉट आपका देखो, नहीं करना, यहाँ से आप इसको दिखाना चाह रहे हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो इसलिए हम डू नॉट लिखते हैं। समझ में आया। जिसके बाद आपको एक दूसरी चीज़ देखनी है कि आप डू तो लिखते हो, लेकिन साथ ही साथ आप कभी कभी डज भी लगाते हो सेंटेंस में। तो डज आप क्यों लगाते हो, उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज ये एक पर्सन है और ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब मान लो कि ये एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, मान लो एक बॉक्स को उठा रहा है, मान लो 25-30 किलो का बॉक्स है और वो उठा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसको एक और पर्सन की हेल्प लगेगी और वो हेल्प चाहिए उसको, मतलब सपोर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट के लिए वो क्या करेगा, किसी को बुलाएगा, मतलब सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस में भी जब कोई एक अकेला पर्सन कुछ काम करता है तो हम क्या करते हैं, किसी सपोर्ट को लेकर आते हैं। और सपोर्ट आपका क्या होता है, सपोर्ट आपको लगाना रहता है किस में, मेन वर्ब के अंदर, जो कि आप सपोर्ट के तौर पर क्या लगाते हो, एस या ई एस, ठीक है, एस या फिर ई एस आप लगाते हो। तो अब हम देखते हैं आगे कि सेंटेंस अब कैसे बनेगा। सपोज कि एक पर्सन है, एक अकेला पर्सन है, जैसे कि ही, ठीक है। सो ही
डांस, ठीक है, ही डांस। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हमने सपोर्ट नहीं दिया। अब मान लो कि हमको तो इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे सब में हमको तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमको बस ये देखना है कि अगर एक अकेला पर्सन है तो सपोर्ट चाहिए और एक से ज़्यादा है तो सपोर्ट नहीं चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि ही डांस मतलब ही मतलब वह अकेला लड़का है और ये अगर डांस कर रहा है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एस लगा देगा, मतलब कि एक सपोर्ट आ गया इसके पास। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ ऐसे ही कि शी वेट, क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखो वह अकेली है, मतलब लड़की कोई अकेली है और वो क्या कर रही है? वेट कर रही है। तो क्या ये सेंटेंस अभी सही है? नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा कि हम अकेला अगर कोई पर्सन होगा तो हमेशा उसमें हम क्या करेंगे? एक सपोर्ट देंगे, और वो सपोर्ट क्या होगा? मेन वर्ब के अंदर सपोर्ट लगेगा और वो होगा एस या ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? शी वेट्स। तो चलिए अब एक ऐसा सेंटेंस भी देख लेते हैं जिसमें कि आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े, और अब वो कब होगा? जब आप प्लूरल होंगे। प्लूरल होंगे मतलब जब आप और आपके साथ में कोई पर्सन होगा, ठीक है। जैसे कि वी गो टू मार्केट, ठीक है। अब ये सेंटेंस बनाने में क्या हमको किसी के सपोर्ट की जरूरत है? देखो वी का मतलब क्या? वी का मतलब होता है कि हम, ठीक है। हम मतलब मैं और आप, मतलब एक से ज्यादा लोग जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ और आप भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे वी। तो अब क्या इसमें सपोर्ट की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसमें तो दो लोग हैं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर हम गो के अंदर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जिसके बाद एक और सेंटेंस ऐसा देख लेते हैं, दे टी, ठीक है। अब देखो आप कि वो चाय लेते हैं, ठीक है, वे चाय लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, वे जो हैं एक से ज़्यादा लोग हैं, वे देखो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो चाय लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? दे टेक टी, ना कि दे टेक्स टी। समझ में आया? क्योंकि इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और इससे पहले हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए हमने क्या किया था? एस या ई एस सपोर्ट के तौर पर लगाया था। लेकिन अब हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डज का क्या कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हम किसी वर्ब के अंदर एस या ई एस लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, आप डू को अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि डू भी आपकी एक्चुअली मेन वर्ब है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डू को भी यूज करते हो और डू का मतलब होता है करना, ठीक है। तो इसी डू के अंदर आप क्या करते हो? ई एस लगा देते हो। डू के अंदर आप क्या करते हो? ई एस लगा देते हो, जिससे वो क्या बन जाती है? डज बन जाती है, और यही आपकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करने लगते हो फिर आप, ठीक है। तो ऐसे क्या बन जाता है आपका? डू और डज, मतलब कि आप फिर डू और डज दोनों का यूज करते हो। इसी मेन वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो, और इसी मेन वर्ब में आप कुछ चेंजेस करते रहते हो, ठीक है। तो ये चेंज आपने किया कि आपने इसके अंदर एस या ई एस लगा दिया। अब आपको सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा कि जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप किसके साथ डू लगाओगे? डू उनके साथ लगाओगे जो कि प्लूरल होंगे, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे? डज लगाओगे। तो चलिए उनका भी एक सेंटेंस हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको बनाते हैं इंग्लिश में, माई ब्रदर वर्क्स, ठीक है। अब इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में आपको सिंपल सा बस सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या फिर डज नॉट लिखना है। और जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर अगर एस आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा लगाएंगे जिसमें कुछ सपोर्ट हो पहले से। तो वो क्या होगा? माई ब्रदर डज नॉट वर्क, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरा भाई काम नहीं करता है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माई ब्रदर डज नॉट वर्क, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं माई ब्रदर्स, मतलब कि एक से ज्यादा भाई हैं, ठीक है, मेरे भाई मतलब मेरे भाई काम नहीं करते हैं, तो क्या ये सेंटेंस अभी सही है? नहीं, अभी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने क्या लिखा है? डज लिखा है। तो डज को आपको क्या करना पड़ेगा? डू बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो आपका एक ही भाई था और वो एक ही भाई कोई काम नहीं करता था, तो आपने क्या किया कि माई ब्रदर डज नॉट वर्क लिख दिया था। लेकिन अब आपके कितने सारे भाई हैं? बहुत सारे भाई हैं, और उसके अंदर क्या कर रहे हो आप कि बहुत सारे भाई आपके काम नहीं करते, तो आपको क्या करना है? क्या कहना है? माई ब्रदर्स डू नॉट वर्क। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं लास्ट में कि हम डू किसके साथ लिखेंगे और डज किसके साथ लिखेंगे।
तो देख लीजिए ये एक्चुअली SEIS तो आएगा, तो देखिए ये रहा कि डू आप लगाओगे आई, वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ, और डज आप लिखोगे ही, शी, इट और नेम के साथ। यहाँ पर बहुत सारे नाम होंगे तो, और यहाँ पर कोई एक नाम होगा तो, मतलब कि काम करने वाला सब्जेक्ट अगर एक अकेला पर्सन होगा तो आप डज लिखोगे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, और अगर बहुत सारे होंगे तो आप डू लिखोगे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जिसके बाद हमको कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है स्टूडेंट्स को जनरली कि आई तो अकेला है और आई के साथ हम डज लगाते हैं या फिर डू लगाते हैं। तो आई के साथ एक्चुअली हम डू ही लिखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले अब वापस हमको हिस्ट्री पर जाना होगा। हिस्ट्री में क्या कहा गया है कि जब आप अकेले थे आपकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई आपसे आगे नहीं था। ठीक है, तो जब आपसे आगे कोई है ही नहीं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप SEIS लगाओगे खुद के साथ? नहीं लगाओगे ना। बहुत बार हमारी लाइफ में भी हम ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हो? बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। सो इन द सेम वे आपको क्या करना है कि इसके साथ कभी भी डज नहीं लगाना है और कभी भी आई के साथ SEIS नहीं लगाना है। हमारी मेन वर्ब में भी कभी भी SEIS नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हम डू लगाते हैं और इसी के साथ हम SEIS लगाकर इसको डज बना देते हैं। जिसके बाद इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमारी डू आ जाती है और मेन वर्ब जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी उसमें SEIS लगा देंगे, और अगर हमारा प्लूरल होगा तो क्या करेंगे? हम SEIS नहीं लगाएंगे। जिसके बाद डू किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ, और डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, नेम के साथ सॉरी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।